मैं कम से कम ये कर सकता हूँ, तानाशाही व्यवस्था को ये पता चले कि मैं आज कहाँ खड़ा हूँ। पाकिस्तान के मशहूर शायर अहमद फराज ने तानाशाही व्यवस्था के ख़िलाफ़ जो शायराना अंदाज में मुहासरा पेश किया, वहीं से मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ अपने एक छोटे से इंटरव्यू की। और आज हमारे इस इंटरव्यू में ख़ास मेहमान हैं बालाघाट ज़िले के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद कंकर मुजारे जी। मुजारे जी बताएंगे, शेरो शायरी के अंदाज में आपका जन्मदिन आज मनाया जा रहा है, काफ़ी सारे होर्डिंग्स लगाए गए हैं। क्या इसके हम मायने निकाले, जिस तरह से उम्र के इस पड़ाव में आप राजनीति को लेकर सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हम जनता को जगाना चाह रहे हैं, शेर के माध्यम से सरकार को आगाह कर रहे हैं कि तानाशाही आपकी नहीं चलेगी। जब लोग चाक चाहेंगे तो आपका सिंहासन गिरेगा, सत्ता आपके हाथ से निकल जाएगी। ये शेर के माध्यम से जगाना चाह रहे हैं कि ये आप बंद करो, ये बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। और हमेशा से आया है, जब भी कोई मनमानी होती है, जब भी कोई जाति होती है, तो फिर उसका अंत हो जाता है। एक इनकलाबी नेता होने के नाते जिस तरह के शेरो शायरी के अंदाज में आप सत्ता पर प्रहार करते हैं, व्यवस्था के खिलाफ खड़े होते हैं, आपके नज़रिए से हम इसे कैसे देखें? देखिए, जनता की आवाज़ तो जो मौजूदा सरकार है ये नए नए तरीके से दबा रही है। और एक तरह से हम ये कहें कि तानाशाही को लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पार्लियामेंट के माध्यम से अनेक वो बिल पेश कर रहे हैं, उसके माध्यम से वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, अभी जो उन्होंने एक बिल पेश किया है, जिसको कोई भी नेता जिस पर अगर उन पे अगर कोई मामले में गिरफ्तारी हो जाए उनकी, तो 30 दिन में अगर उनकी ज़मानत नहीं हुई तो उनको पद से हटा दिया जाएगा। ये साजिश है। 30 दिन में किसी की ज़मानत होना कोई सरल काम नहीं है, मुश्किल काम है। अब सरकार ने बोल दिया कि इसकी ज़मानत नहीं देना है। ईडी उनके पास है, सीबीआई उनके पास है। ईडी सीबीआई तो उनके हाथ में है, ये आप जानते हैं, वो नहीं देंगे ज़मानत। ये किस तरह की साजिश है? इसके माध्यम से क्या डर रहेगा? राजनीतिक व्यवस्था को ख़त्म करने की साजिश है और ये लोकतंत्र व्यवस्था को ख़त्म करने की साजिश है। वो एक के बाद एक कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार बहुत डरी हुई है, इसलिए कि उनकी कुर्सी पर खतरा हो रहा है। तो वो चाह रहे हैं कि विपक्ष जो है, जो जनता की आवाज़ उठा रहा है, उसको डराओ। पर सवाल ये भी है कि ये कानून लागू तो सब पर होगा, किसी एक नेता पर तो नहीं होगा। लेकिन उनका यह है कि लागू सब पर होगा, ठीक है, लेकिन उनका क्या है, वो सत्ता में है। उनको लगता है कि इस बहाने हमारी सत्ता आएगी और लोग डरे रहेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं। सत्ता तो हमारे पास है, तो हम उनके पास जब सत्ता है तो उनको कौन बंद करेगा, कौन उनको हटाएगा? 22 साल की सरकार हो गई है मध्य प्रदेश में, ऐसा कोई पल आया जिसमें सरकार के खिलाफ कार्रवाई हो जाना चाहिए था? ऐसे कोई मामले आए सामने? बहुत मामले ऐसे आए, लेकिन उन्होंने सरकार, जब उनकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, सत्ता पार्टी सरकार, उसको बचाने का काम किया। बहुत मामले ऐसे आए। कौन से ऐसे मामले हैं जो आपके नज़र में हैं, आपके केंद्र में है अभी? देखिए कि मामले तो यहाँ पर देखिए, पिछली बार जब सरकारें थी कांग्रेस पार्टी की, छोटी छोटी बातों में उन्होंने सरकार को बर्खास्त कर दिया था, और 2-3 प्रदेश में किया था, मध्य प्रदेश में उसमें शामिल था। अभी देखिए आप, ये भी एक बहुत बड़ी घटना हुई है जिसमें करीब हज़ारों की संख्या में लोग मर गए। सिमरिया फैक्ट्री है पटना की, या पटना बोलता पन्ना की, वहाँ पे मर गए और लापरवाही से फैक्ट्री मालिक की, उन लाशों को उन्होंने गायब कर दिया, दबा दिया सब पूरा। 4 लोगों पे सिर्फ बताया कि 4 लोगों की मृत्यु हुई है, इसकी जांच आज तक नहीं की। ये तो बड़ा मामला था, बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था वहाँ पर सिमरिया में, एक सीमेंट फैक्ट्री है, यही एक मामला बहुत बड़ा था। उसके बाद देखिए कि लगातार मध्य प्रदेश में जो है, अब गुना, मुरैना। नहीं, ये घटना प्राकृतिक थी क्या, कहीं कंपनी की लापरवाही? प्राकृतिक नहीं थी, कंपनी की लापरवाही से हुई थी ना घटना। ये कंपनी की लापरवाही, प्राकृतिक घटना की बात नहीं कर रहे हैं हम, कंपनी की लापरवाही। और उसमें सरकार उसमें मिल गई उनको बचाने के लिए, सरकार भी शामिल थी उसमें। उस पर जांच नहीं हुई आज तक के। आपका मुरैना, खंडवा, गुना,
यहाँ पे लॉकअप में जो है गिरफ्तार करके ले गए किसी को और लॉकअप में उसको मार डाला, उसकी हत्या कर दी। इससे भी बड़ी घटना बालाघाट में खैरी फटाका कांड था, जिसमें 25-26 लोगों की जानें चली गई थी। आज तक किसी को जेल नहीं हुई और किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई। क्या कहेंगे इस पर? वही दबाया सरकार ने उसको। खैरी फटाखा फैक्ट्री में तो सरकार ने दबाया इस पूरे मामले को, कोई पता ही नहीं चला, उसको दबा के ख़त्म कर दिया। और उस पर विधानसभा में भी कोई चर्चा नहीं हुई। हम जितने मामले बता रहे हैं आपको, खैरी फटाखा फैक्ट्री से लेकर सिमरिया पन्ना का, या गुना हो, खंडवा हो, या उज्जैन में हो, किसी पे भी विधानसभा में चर्चा नहीं हुई है। नहीं, वही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या ऐसी वजह है कि पहले थोड़ी सी आहा भी हो जाती थी तो जेल की सज़ा तक मिल जाती थी या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती थी, लेकिन अब बड़े बड़े कांड भी हो जाते हैं तो ये किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती। ना नेता की जवाबदेही तय हो रही है, ना किसी अधिकारी की तय हो रही है, ना कर्मचारी की तय हो रही है। क्या वजह है इसकी, यही तो जानना चाहता वजह देखिए, वजह सरकार का ऐसा है कि सरकार जिस मामले में फंस रही है उसको वो बचा लेती है। जहाँ सरकार फंसने वाली होती है वो बचा लेती है प्रशासन को, शासन को, अपने लोगों को। ये सरकार है, ये सरकार के काम है इसमें। हूँ। बालाघाट के वर्तमान परिदृश्य के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, बालाघाट का वर्तमान परिदृश्य बहुत ख़राब है, बहुत बेहाल है। यहाँ पर देखिए कि लगातार जो है, अभी हम 5 साल का रिपोर्ट दे रहे हैं आपको, फर्जी इनकाउंटर में लोगों की हत्या की जा रही, किसान की, आदिवासी किसान की। श्याम सिंह धुर्वे है, हीरालाल टेकाम है, वो हिरन सिंह बैगा है, और भी जो नक्सलाइट भी है तो उनको ही पकड़ के मारा जा रहा है। पकड़ के कैसे मार रहे हैं आप उनको? इनकाउंटर में मारा जा रहा है, कोई बात नहीं हमको कहना। तो इसकी कोई जांच हुई क्या आज तक के? करीब 25 से ज़्यादा केस हो गए। 25 क्या बोल रहे हैं हम, 30 करीब केस हो गए, 30। जांच क्यों नहीं करा रही सरकार इसकी? अब उनकी जांच जो होती है, जो देखिए कि एसडीएम की जांच कराते हैं, एसडीएम को जांच करने वाला अधिकारी होता है। अरे भाई, न्यायालय से जांच कराओ ना आप हाई कोर्ट से कराओ जांच, अगर आप ईमानदार हैं तो। नहीं तो आपको क्या लगता है, ये मारे गए लोग नक्सली नहीं है? मारे गए लोग, कुछ लोग उसमें नक्सली हैं, लेकिन इनकाउंटर नहीं है। वो पकड़ा उनको और मार दिया उनको, हाथ से मारा उनको, कूटा उनको, बहुत प्रताड़ित किया उनको, अमानवीय यातना दी गई उनको। ये ऐसा है तो फिर अभी जो एसपी है वो बार बार सरेंडर करने के लिए क्यों बोला जा रहा है, जब इनको मारना ही है तो फिर? देखिए, वो अपना चेहरा जो है वो उजला दिखा रहे हैं, उजला, कि हम बहुत अच्छे लोग हैं। दरअसल उनका चेहरा जो है बहुत बदरंग हो गया और हत्या और खून से भरा हुआ है, रंगा हुआ है। तो ऐसे बोल के मैसेज दे रहे हैं वो, कभी नक्सली की माँ की जो है आंखों को ऑपरेशन करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। इधर एक ऑपरेशन कराने की बात कर रहे हैं और एक तरफ आप जो है उनको पकड़ के पकड़ के उनको पीट के मार रहे हैं। अभी जो पचामा दादर का जो मामला हुआ है, वो पचामा दादर में घटना नहीं हुई है। वो पत्रकारों को क्यों नहीं लेके जा रहे हैं किसी को? आप जितने पत्रकार हैं उनको क्यों नहीं लेके जा, भाई चलो हमने मारा है, वो घटना देख लो आप, ये बॉडी है, क्यों नहीं दिखा रहे? एक भी मामले में पत्रकारों को दिखाया क्या पुलिस ने? अगर ईमानदार है तो वो घटना कहीं और की है। तो आपको क्या लगता है, अगर पत्रकारों को ले जाए तो पुलिस? नहीं, पत्रकारों को ले जाएगा तो पुलिस की पोल खुल जाएगी, इसलिए पत्रकारों को नहीं ले जा रहे हैं। वो पर्दा डाल रहे हैं अपने अपराध पर। क्यों नहीं ले जा रहे पत्रकारों को भाई? यहाँ जब उनके परिजन को बुलाया जाता है और परिजन को बुलाया जाता है, परिजन से आपको मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं बात करने दे रहे हैं आप? क्यों नहीं मिलने देते किसी को? अरे भाई, परिजन से अगर पत्रकार पूछेगा, नक्सलाइट का कोई परिजन आ गया, भाई आ गया, पिता आ गया, आप पूछेंगे भाई ये नक्सलाइट कैसे बन गया, क्यों बन गया, कितना पढ़ा लिखा है, क्या काम करते हो, क्या हो गया, क्यों इस रास्ते पर आया, ये तो बताएंगे वो आपको। नक्सलवाद के रास्ते पर किस कारण से गए, वो कारण मालूम होना चाहिए, तो उसके घर के लोग बताएंगे। कभी पूछा, कभी पुलिस ने कभी बताया, पत्रकार से बात किया, कराई आपकी? क्योंकि वो फर्जी इनकाउंटर किया हुआ है। और दूसरी बात आप मेरी सुनिए कि मेरे को अभी इस पर भी शक है कि जितने परिजन को ला के उन्होंने दिखाया और उनको बॉडी दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, वो परिजन भी वो सही नहीं है। वो किसी को पुलिस के आदमी वो पकड़ के ला लेते हैं कि बता दो कि ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी बेटी है, किसी को नहीं मालूम है बात। लेकिन बाकायदा पुलिस तो प्रेस नोट वगैरह जारी कर रही है, सारी चीज़ बता रही है ना, उनके परिजनों को बुला रही है ना। अच्छा, प्रेस नोट जारी कर रही है, वो तो पुलिस अपना मतलब जो गलत काम है उसको सही दिखा रही है प्रेस नोट जारी करके। तो आप परिजन को क्यों नहीं मिलने दे रहे जब प्रेस नोट दिखा रही है? अच्छा, ये बताइए, ये तो एक पहलू हो गया नक्सल प्रभावित क्षेत्र का। लायन आर्डर के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या कानून व्यवस्था ठीक है बालाघाट की? लायन आर्डर बहुत ख़राब है। ये जो मैं बता रहा हूँ कि भाई वो चाहे फर्जी इनकाउंटर कर रहे हैं, वो नक्सलियों को पकड़ के मार रहे हैं या शहर में मार रहे हैं, पीट रहे हैं। आपको मालूम है यहाँ पर सभागृह बना रखा है पुलिस ने, यहाँ पुलिस लाइन में, वहाँ क्या करते हैं?
थाने में क्या कर रहा है अभी? एसपी थाने में क्या कर रहा है लेकिन चर्चा तो यही चल रही है कि गुंडे बदमाशों में काफ़ी खौफ है। अभी? वो सरकार में वाहवाही करने के लिए गुंडे बदमाश में खौफ क्या है? वो खौफ पैदा कर रहे हैं गुंडे बदमाशों को। वो पकड़ के बाद गुंडे बदमाश नहीं, असली गुंडे बदमाश तो कौन है? उसको कहाँ पकड़ रहे हैं वो? और पुलिस एसपी ये बोल रहा है कि भाई थानेदार को बोलता है एसपी कि इनको इतना लठ मारो, इतने डंडे मारो कि इनके हाथ में टूट जाना चाहिए, इनके पाँव में फ्रैक्चर होना चाहिए, और फ्रैक्चर को फिर मैं देखूंगा, एक्सरे दिखाओ मेरे को उसका फ्रैक्चर हुआ कि नहीं हुआ है। ऐसा कोई एसपी सुना कभी आपने? ये कानून की बात हो रही क्या? ये तो गुंडे की बात हो रही। गुंडा ऐसा करता है। टीआई को बोल रहा है कि इसको इतना मारो। वो मैं मानता हूँ कि बहुत अपराधी है वो, जिसको पकड़ा। मैं उसकी सिफारिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना मारो कि उसका पाँव टूट जाए, फ्रैक्चर दिखना चाहिए मेरे को, हाथ टूट जाए। उसका एक्सरे बुलाता है, एक्सरे मैं देखूंगा। अपराधी को उसके गुनाहों की सज़ा मिले, सज़ा दे पुलिस दे या कोर्ट के माध्यम से मिले, एक अलग विषय है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि बालाघाट में लांजी क्षेत्र में एक डबल मनी का लगभग 2000 करोड़ का स्कैम हुआ। इसमें कई अपराधी जद में आए पुलिस की। क्या लगता है ये मामला पूरी तरह से दब गया है? समीर सौरभ एसपी थे, ये इसके इंचार्ज थे उस मामले के, और इंचार्ज बन के गए। अब बताओ बोला, आज भी हम पूछना चाहते हैं एसपी से, आदित्य मिश्रा से, जब आप गए थे तो आपने कोई कोर्ट से वारंट लिया था उनकी जांच के लिए? घर के कोर्ट से वारंट इशू होना चाहिए ना। जब इतने बड़े मामले में जा रहे हैं तो उनके घर के अंदर जाके हमको जांच पड़ताल करना है। कोर्ट से कोई वारंट लिया आपने? आप गए वहाँ पे, कितने रुपए पकड़े आपने वहाँ पर? जितने भी रुपए पकड़े हो उसकी वीडियोग्राफी की आपने? कि वहाँ जब पकड़ने जा रहा है जांच करें तो बोल देगी ना, पहले बीएनएस बीएसएस नहीं था। नहीं, वीडियोग्राफी तो करना चाहिए ना उनको, तब भी वीडियोग्राफी तो करना ही चाहिए। वीडियोग्राफी वाला नियम तो अभी बना है जब से बीएनएस वगैरह की धाराएं लगना चालू हुई। नहीं, पहले वीडियोग्राफी बनाना था उनको उस वक्त भी। आप जांच करने जाते वीडियोग्राफी होना चाहिए आपकी, कि आप जांच कर रहे हैं घर के अंदर घुस के। वारंट होना चाहिए आपके पास में सर्चिंग, जांच में आपको वीडियोग्राफी होना चाहिए। और वीडियोग्राफी के बाद में आपका वहाँ पर जो है, जो आपने वहाँ पर पैसा पकड़ा है, डबल मनी का जो रुपया पकड़ा है, उसका आपने पंचनामा कराया कि वहाँ पे आपने? नहीं, ये तो पुलिस कार्रवाई की बात हो गई। मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इतने बड़े प्रकरण में जिस तरह से बार बार दावे किए जा रहे थे पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से, मीडिया के सामने कि ईडी आएगी, सीबीआई आएगी, लेकिन इतने बड़े प्रकरण में अभी जो कई बार कोर्ट ने आदेश भी कर दिया लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही, और कई आरोपी अभी भी इससे बचे हुए हैं। लोग आज भी परेशान है। मैं इसका जवाब जानना चाह रहा हूँ कि इस मामले में क्या लगता है आपको? मैं आपको बता रहा हूँ एक बात। जब ये पकड़ने गए, आपको मालूम होगा जो अखबारों में छपा था, सिर्फ इन्होंने 10 करोड़ रुपए की जब्ती बताई थी अखबारों में ना, इनका मतलब। हाँ बिल्कुल, वो तो मीडिया के सामने। मीडिया में 10 करोड़ की जब्ती बताई उन्होंने सिर्फ। और वहाँ जो पैसे जो पकड़े गए हैं वो 10 करोड़ नहीं हैं, वो कम से कम 500 करोड़ रुपए पकड़े गए वहाँ पे। एक पूरी गाड़ी में भर के पैसे ले, वो पैसे कहाँ गए? आपको किसने बताया ये बात? मेरे को वहाँ के नागरिकों ने बताया। वैन से रुपये लेके आए, नागरिकों ने बताया। सिर्फ 10 करोड़ की जब्ती हुई आपकी। इतना बड़ा मामला लेके 10 करोड़ की जब्त किया आपने। तो फिर नागरिकों पे बिहार पर आपने बड़ा आंदोलन क्यों खड़ा नहीं किया? 500 करोड़ का जब लेके भाग गए। हम आंदोलन नहीं खड़ा किया। 500 करोड़ का हमने कितनी आवाज़ उठाई इस पर भी, इसकी जांच करो आप करके हमने कहा था, इसकी जांच करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमने, जांच करने की बात की हमने। पर आप ही तो बोल रहे हैं कि जांच तो होती ही नहीं यहाँ पर। हमने जांच तो करनी बोलनी पड़ेगी ना हमको। हम तो जांच ही करने के बोलेंगे। कोई भी चीज़ की भारत के अंदर अगर कानून है तो हम उसकी जांच करने पहले बोलेंगे। आप हम जाकर तो नहीं पकड़ सकते ना एसपी को कि तुम पैसे कहाँ हैं बताओ दिखाओ करके। हम तो नहीं पकड़ सकते, कानूनी हुई बात होगी ना। तो इन्होंने जांच क्यों नहीं कराई और 10 करोड़ की बताई सिर्फ बात को? हमने ये मामला उठाया, आरटीआई लगाई थी। आरटीआई का मेरा जवाब नहीं दिया अभी तक के। अच्छा, आरटीआई मैंने लगाया, आरटीआई लगाया उस पर मैंने, आरटीआई का जवाब नहीं दिया इन्होंने। और फिर सरकार से मिलकर सब पूरा मामला दबा दिया पूरा। क्या लगता है इतना बड़ा मामला जिसकी विधानसभा में भी चर्चा हुई लेकिन कोई जांच नहीं हुई विधानसभा में मामला उठने के बावजूद, और ना कोई बड़ी कार्रवाई देखने मिली अभी? ये सरकार का संरक्षण है, सरकार इसमें शामिल है बचाने में। तो सरकार को भी मतलब मुख्यमंत्री के निवास तक के पैसे गए इसमें, मुख्यमंत्री भवन में पैसे गए यहाँ पे। इसकी जांच कैसे हो जाएगी? जांच कौन करेगा फिर? आपको क्या लगता है इसमें कौन कौन दोषी हो सकते हैं, राजनीतिक तौर पर भी और प्रशासनिक तौर पर भी? देखो, प्रशासनिक तौर पे देखिए एसपी और जो कलेक्टर यहाँ पे थे वो, और एडिशनल एसपी जो इंचार्ज थे वो, और राजनीतिक तौर पर जो है वो जो सत्ता पार्टी के जुड़े हुए लोग जो बड़े पदों पे थे वो लोग। तो मुख्यमंत्री तक इसकी जांच होना चाहिए, मुख्यमंत्री हाउस तक इसकी जांच होना चाहिए कि ये पैसा गया कहाँ, इनका क्या रोल था। अभी सब साफ हो जाएगा, सामने निकल जाएगा। अभी जांच करेंगे, अभी आज भी जांच कर ले, निकल जाएगा।
ये हाई कोर्ट के जज से जांच करा लो, पूरा मामला बहुत बड़ा मामला है ये। आप तो ऐसे नहीं थे, पहले जन्मदिन इस तरह से खुलकर नहीं मनाते थे, अब इस तरह से आपका जन्मदिन मनाया जा रहा है, गैदरिंग की जा रही है, इसके क्या मायने हम निकाले? कि मायने ये है कि जो हमारे साथी हैं, जो कार्यकर्ता है, उनके मन के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमको जन्मदिन मनाना है और हम अपने हिसाब से करेंगे, तो जन्मदिन मनाने की हमको इजाज़त दो। ये जन्मदिन जो है सारे हमारे साथियों ने मनाया है, कार्यकर्ताओं ने मनाया है। ये कार्यकर्ता अभी एक्टिव हुए हैं क्योंकि जिस तरह का आपका नाम है उस लेवल का वोट नहीं मिल पा रहा है? नहीं, वोट तो नहीं मिल पा रहा, वोट नहीं मिलने के कारण अलग है। कार्यकर्ता तो हमारे तब भी अच्छे हैं, अभी भी अच्छे हैं। वोट नहीं मिलने के कारण मेरा ये इसलिए था क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो बूथ लेवल पर आपके कार्यकर्ता नज़र नहीं आते, बातें रिपोर्ट सामने आती है, इसलिए मैं जानना चाह रहा था। वो ठीक बात है, बूथ में होते हैं, लेकिन बहुत कहीं कहीं बूथों में कमजोरी आ जाती है हमारी। लेकिन उसके बाद भी देखिए, दारू बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, प्रशासन उनके साथ में होता है, सत्ता पार्टी के साथ में फर्जी वोटिंग होती है। तो उसको हमने कितने बार आवाज़ उठाई है शुरू से। ईवीएम जब से आई है, ईवीएम तब भी बहुत गोरी धांधली। और हम जब पहली बार जब चुनाव हार गए थे, जब दरबू सिंह चुनाव जीते थे, उस समय एसपी ने, कलेक्टर ने चुनाव जीता दरबू सिंह को, और दरबू सिंह ने मुझे खुद बोला कि भाई साहब, मैं तो चुनाव ऐसे जीता हूँ, जब मैंने बूथ कैप्चन किया, मेरे को बूथ कैप्चन करके मैंने वोट लिया हूँ। ऐसा किसने बोला? दरबू सिंह ने खुद ने, जो जीता वो कैंडिडेट ने खुद में बोला, और 4 लोगों के बीच में बोला, मेरे अकेले नहीं। तो क्या कानून व्यवस्था नहीं थी? क्या इलेक्शन कमीशन देख नहीं रहा था इन चीज़ों को? नहीं देख रहा था। इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन नाम का है, कुछ नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन नाम का, वो जो काम करना चाहिए शक्ति के साथ में, जो कानून के साथ, वो तो काम कर ही रहा है इलेक्शन कमीशन, आज भी नहीं कर रहा है। आपका कहने का मतलब यह है कि आपको हराने के लिए प्रशासन ने दरबू सिंह की मदद किया, क्यों? लेकिन भरपूर मदद की, इसलिए कि हम प्रशासन के जो खराब काम है, जो भ्रष्टाचार है, जो उनकी तानाशाही है, जो उनके अत्याचार के खिलाफ लड़ते हैं, बोलते हैं। और ये जो 2 बार कांग्रेस, 2 बार बीजेपी के लोग जीते, ये कांग्रेस से जीत जाए, कहीं हमको नहीं जीतने देना उनको, वो कांग्रेस जीत जाए। तो क्या इनको भी प्रशासन मदद कर रहा है? दोनों को मदद करता है, दोनों को मदद करता है। तो इस सेलिब्रेशन के माध्यम से, इस गैदरिंग के माध्यम से क्या अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं आप? देखिए, चुनाव की तैयारी तो हमारी इस गैदरिंग के माध्यम से नहीं है। चुनाव की तैयारी हमारी पूरे 5 साल होते रहती है। हम लड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, जाते रहते, जितनी बात होती उठाते रहते हैं, आपके बीच में लाते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं, आपके माध्यम से जनता में जाती है बातें, तो इसके माध्यम से नहीं। लेकिन हम ये जरूर कोशिश कर रहे हैं कि जनता यहाँ पे जागे और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हो। उम्मीद है आपको परिदृश्य बदलेगा, जनता सड़क पर आएगी, आपके समर्थन में आएगी? देखिए, ये वही जनता है जिसने 89 में कांग्रेस के बड़े उम्मीदवार को और जनता दल के बड़े उम्मीदवार को हराकर हमको निर्दलीय जिताया था तीर कमान से। तो अभी भी वो जनता वो आएगी, पूरा भरोसा हमको। तब जिता दिया, तभी भी वो आएगी जनता। जनता तो भटक गई है, दारू, पैसा, दिखावा, राष्ट्रीय पार्टी। कि आप दारू बात के अगर प्रतिनिधि को भेजोगे, वो आपकी लड़ाई लड़ेगा नहीं कभी। केरे झरी, और आज भी लोग, जो गांव के लोग गड्ढा खोद के पानी निकालते हैं बरसात में भी झरिया से, और गंदा पानी पी रहे हैं, पीला वाला, तो उनको हैंडपम्प की व्यवस्था नहीं हो रही, पानी पीने की व्यवस्था। एक ही उदाहरण आपका ये, आज भी हालत है वहाँ पे, बिजली की आज भी हालत ख़राब है, सड़कें नहीं है वहाँ पर। और ये जो वहाँ चौकियाँ जो बनी है ना, चौकियाँ जो है वो सिर्फ शासन से पैसे लेने के लिए, फंड लेने के लिए, वो चौकियाँ कोई रोल नहीं वहाँ पे। 5-5 किलोमीटर में तो चौकी बना दी है, 5 किलोमीटर में 7 किलोमीटर चौकी हैं पुलिस। वो चौकी जनता के लिए नहीं है। अगर कोई जनता के साथ कोई घटना घट गई है, वो रिपोर्ट कराने जाएंगे शाम के 6 बजे, कोई रिपोर्ट लिखने वाला नहीं, ताला लगा रहता है, सब चौकी में ताला लगा रहता है ना। पर प्रशासन तो दावा कर रहा है कि पहले की अपेक्षा बहुत सुधार आया है, क्या ऐसा समझ में आ रहा है आपको? प्रशासन जो है गलत बता रहे हैं। चलिए हमारे साथ में, आप भी चलिए, उनको भी ले चलिए, हम दिखाते हैं कहाँ पे क्या हालत है। अभी बना लो एक प्रोग्राम वाला, प्रशासन को हिम्मत हो तो हम दिखा देते हैं कहाँ पे क्या हालत है। बालाघाट में परिवर्तन हुआ है, लास्ट चुनाव में आपकी धर्मपत्नी विधायक बनी है, आपको कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर कुछ बदलाव हुआ है या बदलाव देखने मिलेगा निकट भविष्य में? बालाघाट विधानसभा में कोई बदलाव नहीं है। वो कांग्रेस से चुनाव जीती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही हैं, और उनकी पार्टी भी कुछ नहीं कर पा रही है। कहाँ बदलाव? अस्पताल वैसे ही चल रहा है, सड़कें की हालत वही है, नगर पालिका में भ्रष्टाचार चल ही रहा है। कोई विधानसभा आवाज़ उठ रही है किसकी? कोई लड़ाई हो रही है सड़कों पर विधानसभा में?
लेकिन विपक्ष के विधायक तो बोल रहे हैं विधानसभा में, वही तो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वो जो लड़ाई लड़नी थी वो नहीं लड़ रहे हैं, एक आध बार बोल दिए, आ गया टीवी पर, वो नहीं मुद्दे की बात पे कर रहे हैं क्या कोई यहाँ पर। बालाघाट शहर की कितनी खराब हालत है अभी, बालाघाट विधानसभा की कितनी हालत ख़राब है अभी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, कहाँ लड़ाई हो रही है। तो राजनीतिक तौर पर आप सुझाव क्यों नहीं देते? आपकी धर्मपत्नी है, आखिर भले दूसरे पार्टी से हम विधायक है। सुझाव नहीं देंगे, वो कांग्रेस पार्टी के है, हमारी पार्टी क्रांतिकारी अलग है, कांग्रेस पार्टी अलग है। हम सुझाव नहीं देते हैं उसको, सुझाव मांगेगी कोई भी तो हम दे देंगे, हम सुझाव मांगा नहीं हमसे, कांग्रेस वाले भी हमसे सुझाव मांगेगा, उनको भी सुझाव देंगे हम, ऐसे नहीं कि नहीं। तो आपके अनुसार क्या लगता है, क्या होना चाहिए? अरे सड़कों पे आंदोलन होना चाहिए, विधानसभा में आवाज़ उठना चाहिए पानी के लिए, नगर पालिका भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। और ये जो जुल्म जातियाँ हो रही है, कितना मारा जा रहा है, कितना पीटा जा रहा है यहाँ पे लोगों को, लॉकअप में मारा जा रहा है, सभागार में लाके हाथ पर तोड़े जा रहे हैं। एक क्रांतिकारी छवि होने के नाते, आपकी इंकलाबी नेता कहते हैं आपको लोग, इस नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लास्ट सवाल में हम संदेश यही देना चाहिए जनता को, हम यही कहना चाहते हैं बालाघाट शहर की जनता को, जिले की जनता को, ये सरकार कोई व्यवस्था नहीं बदल सकती है, और ये प्रतिनिधि भी जो है वो अभी कुछ नहीं कर रहा। आप खुद खड़े हो, आप सड़कों पर आओ, आप जब आप सड़कों पे आएंगे सरकार मजबूर होके फिर वो आपकी लोकसभा में विधानसभा में चर्चा करेगी और आपकी समस्या को समाधान करेगी। आप घर में बैठे रहेंगे कुछ नहीं होगा, आप सड़कों पे आओ, एक संगठित होकर आओ, संघर्ष करो आप आके। तो ये सरकार कुछ नहीं कर सकती है और चुने हुए प्रतिनिधि भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ हो सकता है, कुछ कराया जा सकता है सरकार से, तो उसके लिए जनता को सड़कों पर आना होगा, सड़कों पर आकर संघर्ष करना होगा, अधिकार, गरिमा और विकास की बात करनी होगी। ये संदेश है आज जन्मदिन के खास मौके पर पूर्व सांसद कंकर मुजारे जी का। बने रहिए बीजीटी मीडिया के साथ, मैं बालाघाट से यमलेश वंजारी।